सर्वेभ्यो नमो नमः। बच्चों, आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं कारक प्रकरण के बारे में। गत वर्ष जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए हैं उसमें कारक के 6 सवाल हैं कारक से, यानी 6 नंबर का क्वेश्चन आपको आया है। पहले जो आते थे कि उसको लिखने के लिए विस्तार से, तो हटा करके उसको दिया है सूत्र के माध्यम से, कहीं कहीं उदाहरण के माध्यम से, कहीं उसको दूसरे ढंग से प्रस्तुत किया है, जिसको मैंने यहाँ पर लिखा है। तो आप देखिए, जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में 14 नंबर का जो 14वां नंबर जो सवाल है लास्ट ईयर का, हमने लिखा है लास्ट ईयर में जो क्वेश्चन है 14वां नंबर है कि कर्ण कारक में कौन सी विभक्ति होती है। कर्ण कारक में कौन सी विभक्ति होती है। अब उसमें जो सूत्र पढ़ने हैं, आपको सूत्र के आधार पर ही इसका सब निर्णय आप कर सकते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि कर्णे तृतीया, कर्ण कारक में सूत्र है कि कर्णे तृतीया, तो कर्ण कारक में तृतीया विभक्ति होती है। अब यहाँ दिया हुआ है ऑप्शन आपका तृतीया, द्वितीया, चतुर्थी, पंचमी। आपको 1 नंबर का सवाल है, इसको आपको लिखना है। तो सूत्र इसका यही है कि कर्णे तृतीया, कर्ण कारक में तृतीया विभक्ति होती है। इसका आंसर हो जाएगा तृतीया। इससे हमको लगता है कि केवल हमको जब तक सूत्र याद नहीं करेंगे तब तक ऐसे रटने से काम नहीं चलेगा। तो कुछ प्रमुख सूत्र हैं, हर एक विभक्ति में कुछ प्रमुख सूत्र हैं जिस पर आपको अनुवाद भी बनते हैं और उसका जो 5-6 नंबर का क्वेश्चन आता है उसका भी। दूसरा देखिए, ये क्वेश्चन 15वां नंबर है, लास्ट ईयर में आया है। सहार्थक अव्ययों के युग में कौन सी विभक्ति होती है। सहार्थक का मतलब होगा सह अर्थ में, दंत स और ह सह, सहार्थक सह जोड़ अर्थक। यहां जो इसका संधि करेंगे तो सह जोड़ अर्थक होगा, यानी सह अर्थ रखने वाला। सह माने होता है साथ, तो सूत्र है सह साकम सार्धम समयोगी अपनी तृतीया। तो इस तरह से सहार्थक अव्ययों के युग में कौन सी विभक्ति होती है। तो आप ऐसा खोजिएगा तो किताब में नहीं दिया है, लेकिन सहयोगी तृतीया, सह साकम सार्धम समम योगी अपनी तृतीया दिया हुआ है। तो जब सूत्र आपको याद होगा तभी आप इसमें से निर्णय कर सकते हैं कौन सी विभक्ति लगती है। तो दिया है षष्ठी, चतुर्थी, तृतीया और द्वितीया। तो जो क्रिया है कि सहयोगी तृतीया, सहार्थक तृतीया या तीसरा नंबर हो गया। यह भी यह दिखाता है कि सूत्र जब याद रहेगा तभी हम काम करेंगे। तो कहने का तात्पर्य है कि आप सूत्र को पढ़ना पड़ेगा, जिसको मैं बताऊंगा। इस उदाहरण को मैंने इसलिए लिखा है कि बच्चे इसको समझ लें कि बिना सूत्र याद किए काम नहीं चलेगा। जो पिछले साल आया हुआ है उसको मैंने इसमें समाविष्ट किया है। देखिए, एक 86 नंबर क्वेश्चन है। 3 क्वेश्चन के माध्यम से मैं यह बताना चाहता हूं कि आपको सूत्र पढ़ना पड़ेगा। दिया है कि अयम जटाभि तापसः प्रतीयते। यह दिया हुआ है कि अयम जटाभि तापसः प्रतीयते, जटाभि पद में तृतीया विभक्ति किस सूत्र से है। अब देखिए, यहाँ सूत्र दे दिया है नीचे, इसमें दिया है कि तृतीया विभक्ति लगी है, तो सूत्र दिया है किस सूत्र से लगा है। अब आपको फिर सूत्र याद करना पड़ेगा, ऐसे आप रटेंगे तो काम नहीं चलेगा। तो आपको पता है कि इत्थम भूत लक्षण है, जिसमें वो लक्षण बताया जाए कि कैसा लग रहा है, लक्षण क्या है उसका। तो जटाभि, जटाभि लक्षण बता रहा है कि जटाओं से वह प्रतीत होता है कि वह क्या है, वह यह तपस्वी है। अयम जटाभि तापसः प्रतीयते, इसका मतलब कि वह जटा से लगता है कि तपस्वी है। तो जटा जो है इसमें सूत्र लगा है इत्थम भूत लक्षणे। इस प्रकार आप देखेंगे। अब हम द्वितीय विभक्ति से चालू करेंगे कि सूत्र को कैसे हम, और जो मेन सूत्र है, मुख्य सूत्र है, उसको मैं आपको लिखवा देता हूं, उसको मैं आपको समझा देता हूं, ताकि सूत्र भी आपको याद हो, उसका उदाहरण भी याद हो, विभक्ति भी याद हो। तो इस तरह से यदि आप याद कर लेते हैं तो आपका क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए, इसका मैं सूत्र की व्याख्या करता हूं। कारक के सूत्रों के बारे में मैंने उदाहरण दिया, आपको बताया भी कि कारक के सूत्र हम कैसे याद करेंगे, और उसका जो उदाहरण है देखेंगे। कभी उदाहरण पूछ देता है कि सूत्र क्या है, कभी विभक्ति क्या है। तो ये तीनों पर हमको ध्यान देना है। तो खास करके द्वितीय विभक्ति से आपको प्रारंभ होता है और सप्तमी तक जाता है। तो प्रत्येक विभक्ति में
सारे सूत्र को तो नहीं, लेकिन जो मुख्य मुख्य सूत्र हैं उसको मैं आपके सामने रख रहा हूँ। द्वितीय विभक्ति में आप देखेंगे कि जो प्रमुख सूत्र है, कई एक साल प्रश्नों में पूछा है, सूत्र है क्रिया विशेषण द्वितीया, यानी क्रिया विशेषण जहाँ होगा वहाँ पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। यानी जो क्रिया की विशेषता बतला रहा है, क्रिया विशेषण हो गया, तो क्रिया विशेषण जहाँ पर भी होगा वहाँ पर हम द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। लिखा है यहाँ पर कि क्रिया की विशेषता बताने वाले अव्ययों या अन्य गुणवाचक विशेषण में भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। ठीक है, अब 2 उदाहरण में दिया है यहाँ पर। सह मधुरम गायाति, वह मधुर गाता है, मधुर गाता है। सह मधुरम गायाति, गाता है भाई, कैसा गाता है? मधुरम, ये क्रिया विशेषण हो गया। गाने का काम हो रहा है लेकिन कैसा है? मधुर है, इसलिए यहां पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। दूसरा उदाहरण देखिए, सह मंदम मंदम चलती, सह चलती कथम तरही मंदम मंदम, यानी धीरे धीरे चलता है। तो मंदम मंदम यहाँ द्वितीय विभक्ति का यह परिचायक है। आपको ये समझ लेना चाहिए कि चाहे गुणवाचक विशेषण आवे या अव्यय आवे, दोनों में हम क्या करेंगे? द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। हाँ, तो बच्चों देखो, अब हम लोग आ रहे हैं, दूसरा सूत्र है द्वितीय विभक्ति में, और तीन सूत्र द्वितीय विभक्ति का प्रमुख है, और तीनों में से प्रश्न आए हैं और अनुवाद भी आया है, तो इसलिए तीनों पर आप ध्यान देंगे। ये 3 अगर आप याद कर लिए तो द्वितीय विभक्ति में ज्यादा आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे दूसरा सूत्र है कि धिक योग्य द्वितीया, जिसको धिक्कारा जाए, जिसको हम धिक्कार रहे हैं उसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। जैसे हमने उदाहरण दिया है, कृपणम धिक, कृपणम होता है कंजूस, कंजूस को धिक्कार है, तो धिक लगा है इसलिए यहाँ पर द्वितीय विभक्ति हो गया कृपणम धिक। दूसरा उदाहरण दिया हमने कि धिक त्वाम पापिनम, धिक माने धिक्कार है, तुझ पापी को धिक्कार है। अब धिक है तो यहाँ त्वम हो गया, त्वम इसलिए द्वितीय लगा यहाँ पर। धिक त्वाम पापिनम, तुझ पापी को धिक्कार है, तो इसलिए त्वम लग गया, धिक लगा है। तो धिक जहां भी लगेगा, उस जिसको धिक्कारा जाएगा उसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए सबसे प्रमुख सूत्र द्वितीय विभक्ति का, इससे अनुवाद भी आता है, इससे आपको सूत्र भी पूछता है, और इससे बहुत सारा चीज आता है। देखिए कैसे कैसे सूत्र है कि अभितः परितः समयानिकषा हा प्रति, अव्ययों के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। अभितः परितः समयानिकषा हा प्रति योग। अब देखिए अभितः का मतलब होता है दोनों तरफ, लिख दिया मैंने, अलग अलग लिखा है इसको। परितः का मतलब होता है चारों तरफ, समया और निकषा का मतलब नजदीक हो गया, हा माने अफसोस जहां हम जाहिर करें, और प्रति माने जिसके प्रति हम करते हैं, ऐसे अव्ययों के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे हमने लिखा है ग्रामम अभितः वृक्षा सन्ति, यानी गांव के दोनों तरफ वृक्ष हैं, तो ग्रामम हो गया। यहाँ तो है गांव के, तो लगता है कि षष्ठी है, लेकिन यहाँ षष्ठी नहीं होगा, अभितः शब्द है, इसलिए ग्रामम द्वितीय लग जाएगा। ग्रामम अभितः वृक्षा सन्ति, गांव के दोनों तरफ वृक्ष हैं। अब देखो हमने लिखा है दूसरा, विद्यालयम परितः वृक्षा सन्ति, यानी विद्यालय के चारों तरफ वृक्ष हैं, तो विद्यालय से नहीं हो गया, विद्यालयम हो गया, इसलिए परितः लगा हुआ है। तो विद्यालयम परितः वृक्षा सन्ति, विद्यालय के चारों तरफ वृक्ष हैं। तीसरा उदाहरण, ग्रामम निकषा नदी बहती, गांव के नजदीक नदी बहती है, फिर गांव के ही है लेकिन ग्रामम हो गया, यानी लगेगा कि षष्ठी है, लेकिन निकषा अभितः परितः लगने से द्वितीय का प्रयोग होता है। दीनम प्रति दयाम कुरु, ये प्रश्न बहुत बार आया है, कभी अनुवाद के रूप में दिया है, कभी सूत्र के रूप में दिया है, तो आप इसको रखिएगा, जहां प्रति होगा वहां द्वितीय आ जाएगा। दीनम प्रति, प्रति है इसलिए दीनम प्रति, दयाम कुरु, ठीक है। अंतिम है हा, हा का मतलब अफसोस के सेंस में आता है। हा कुल कलंकम, अफसोस है, स्कूल के कलंक पर अफसोस है, तो हा शब्द लगा इसलिए कुल कलंकम हो गया द्वितीय विभक्ति।
तो द्वितीया में 3 प्रमुख सूत्र हैं। सूत्र तो बहुत हैं, लेकिन 3 पर हमेशा कभी ना कभी कुछ ना कुछ उदाहरण आया है। 3 सूत्र से ज़्यादा रटने की आवश्यकता नहीं है, समझने की आवश्यकता नहीं है। धन्यवाद।